हेलो दोस्तों। तो आज मैं हर्ष लोधी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन अधूरा सा है। अगर बिजली ना होती तो बल्ब ना होता और ना ही पंखा होता, और जो उपकरण बिजली से चलते हैं वो भी ना होते। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं, इसलिए बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये चैप्टर हमें पढ़ना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें चार्ज या विद्युत भार को समझना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक परमाणु का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ अंदर के साइड कुछ पॉजिटिव और बाहर के साइड कुछ नेगेटिव दिख रहे होंगे आपको। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, विद्युत भार हैं, जो कि एक परमाणु के अंदर रहते हैं। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन हमेशा अंदर की ओर रहता है और नेगेटिव हमेशा बाहर की ओर शेल में घूमते रहते हैं। आती न्यूट्रॉन भी अंदर ही रहते हैं और अंदर की जगह को हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो बाहर की शेल में अपना चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है। वहीं न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। यहाँ आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज रहते हैं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो मतलब P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव चार्ज। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चुंबक के दो ध्रुवों जैसे होते हैं, वे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, चुंबक के दो पोल्स की तरह। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साउथ और नॉर्थ पोल की तरह हो गए चुंबक के। तो जब साउथ और नॉर्थ पोल को हम साथ में लाते हैं तो वो एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और वहीं जब प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो वो रेपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये हमेशा नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जैसा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को समझने में। यहाँ एक तार के अंदर जो कि चालक है विद्युत का, उसके अंदर बहुत सारे परमाणु रहते हैं। वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। यहाँ से जैसे ही हम इन तार को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक उसको फोर्स या बल लगता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगा तो यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उछक के इधर आ गया और यहीं से फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलने लगे हैं। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो हमारा विद्युत का जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा विद्युत की जो चाल होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसके विपरीत दिशा में होगी। तो यह आप बिल्कुल जरूर से ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत की चाल होगी। अब आपने ये सोचा कि हमेशा बल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही क्यों लगा, बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में ही क्यों लगा? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से होता है, जो कि हम आगे समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिजली हमेशा कॉपर के तार, लोहे में या फिर या ऐसी चीजें जो मेटल की बनी हो उन्हीं में बहती है, लकड़ी में नहीं बहती। क्या कभी आपने सोचा कि लकड़ी में बिजली क्यों नहीं बहती है, कॉपर के तार या स्टील या इन सब पानी में ऐसे ही चीजों में क्यों बहती है? यह बैंड गैप के कारण होता है। यह आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि लकड़ी या इंसुलेटर्स जो आवाहक रहते हैं उनका बैंड गैप ज़्यादा होता है और जो कंडक्टर्स रहते हैं उनका बैंड गैप कम होता है, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है और आवाहक या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अब ये वाहक और आवाहक है क्या? वाहक जो करंट को अपने में से पास होने दें उनको हम वाहक कहेंगे, और जो करंट को अपने में से पास ना होने दें उनको हम अवाहक कहेंगे। जैसे यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये सिल्वर जो एक मेटल है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या विद्युत पास कर सकते हैं। गोल्ड वो भी एक मेटल है, कॉपर जो भी एक मेटल है, स्टील वो भी एक अलॉय है, धातु का मिश्रण है। सी वाटर पानी से बिजली ट्रांसफर होती है। यहाँ रबड़ एक आवाहक है जिससे हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड
तो इन सब चीज़ों से हम बिजली को नहीं बहा सकते। यहाँ आपके लिए एक फैक्ट है, क्या आपको पता है कि साफ पानी विद्युत का आवाहक है? अगर एकदम साफ पानी हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। यहाँ एक और सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे इस सर्किट में एक लकड़ी लगा दी गई है। अगर ये लकड़ी सर्किट को हम क्लोज भी कर देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्कि यहाँ जो कि वाहक में यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा लगा दिया गया है जो कि वाहक होता है, और अगर सर्किट क्लोज करते हैं तो ये बल्ब जल जाएगा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है वाहक और अवाहक में। अच्छा, तो आप यहाँ पे बताइए कि वाहक कौन है और अवाहक कौन है? क्या आपने कर लिया? यहाँ पे ये जो कॉपर का वायर दिख रहा है कॉइल के अंदर, वो वाहक है, बल्कि ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग दिख रही है वो अवाहक है। इसलिए ही प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है जिससे हमें करंट ना लगे, क्योंकि उनके अंदर वाहक तार रहते हैं। चलिए अच्छा बताइए, वाहक या अवाहक, लकड़ी एक वाहक है या अवाहक है? अवाहक है। बट अगर लकड़ी को या किसी भी धातु को बहुत ज़्यादा बिजली पे अगर हम बिजली लगा दिए जाए तो वो जल जाएगी। अब हम वाटर करंट के बारे में पढ़ेंगे, पानी का बहाव। पानी बताएं, जैसे कि ये झरना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे पानी ऊपर से नीचे ही क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। जैसे ही पानी ने जमीन छोड़ी तो वो सीधा नीचे गिर गया, क्योंकि उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। और यहाँ पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और यहाँ पे उसकी कम, इसलिए पानी ऊपर से नीचे गिर गया। इसी सिद्धांत पे हमारा विद्युत प्रवाह भी काम करता है। विद्युत प्रवाह क्या होता है? विद्युत प्रवाह, जैसे कि हमने देखा था पहले कि वाहक जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या मूव करते हैं, तो जो चलना इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हीं को हम विद्युत प्रवाह बोलते हैं, या विद्युत भार का चलने को ही हम विद्युत प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, यह एक वाहक है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारे करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे ही जाएंगे। यह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल रहता है और यहाँ पे लो पोटेंशियल। ये पोटेंशियल हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमने विद्युत प्रवाह तो जान लिया, बट अब फॉर्मूला क्या होता है या उसको हम कैसे मापते हैं? विद्युत प्रवाह जो होता है वो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया है, सरफेस पे 1 सेकंड में जितना भी विद्युत भार निकलेगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला दिया गया है, विद्युत प्रवाह का फॉर्मूला दिया गया है, विद्युत भार के छेद में समय। विद्युत भार की एकम होती है एम्पियर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि विद्युत भार जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसे हम हमेशा एम्पियर में नापते हैं। और कूलाम सेकंड भी होती है, कि इसका फॉर्मूला है विद्युत भार के छेद में समय। यहाँ हमारे पास कुछ विद्युत प्रवाह के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विद्युत भार 60 कूलाम दिया गया है और समय 20 सेकंड दिया गया है, तो विद्युत प्रवाह निकालने को बोला गया है। विद्युत प्रवाह का फॉर्मूला होता है विद्युत भार के छेद में समय। तो यहाँ पे विद्युत भार कितना है? 60 के छेद में 20, क्योंकि विद्युत प्रवाह का फॉर्मूला होता है विद्युत भार के छेद में समय। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटा, और 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो विद्युत प्रवाह क्या हो गया? 3 यूनिट क्या हो गया उसकी? एम्पियर। तो विद्युत प्रवाह कितना हो गया? 3 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत भार यहाँ पे 30 दिया है, विद्युत प्रवाह यहाँ पे 90 एम्पियर दिया है, तो समय कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो विद्युत, हमारे पास फॉर्मूला क्या है विद्युत प्रवाह के लिए? I इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें यहाँ पे टी फाइंड करना है। क्यू दिया है, क्यू कितना दिया है? 30 कूलाम। हमें टाइम फाइंड करना है, और आई की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है 90 एम्पियर। तो अगर हमें टी चाहिए तो टी को इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, टी को इक्वल टू के, यहाँ टी छेद में, तो वहां जाके
गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टी को ले जाते हैं, तो जैसे ही हम टी को वहां पे लेके गए तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, आई इंटू टी इक्वल टू क्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, समय फाइंड करना है, तो टी को यहीं रहने देते हैं, आई यहाँ पे गुणाकार में, यहाँ जाके भागाकार में हो जाएगा क्यू बाय आई। अब हम सारी वैल्यू रख देंगे और टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू क्यू बाय आई। यहाँ पे क्यू कितना है 30 कूलम और विद्युत प्रवाह कितना है 90 एम्पियर। एक जीरो से एक जीरो 1/3, तो हमारा समय आ गया 1/3 की यूनिट कितनी होती है, सेकेंड। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत स्थिति मान एवं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दो बर्तन रखे हुए हैं, दोनों बर्तनों में एकदम समान लेवल तक पानी भरा हुआ है और ये एक पाइप से जुड़े हुए हैं। तो क्या इस पाइप में पानी फ्लो करेगा, सोचिए, नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों एकदम समान स्थिति पे हैं, ना किसी में ऊर्जा ज्यादा है ना किसी में ऊर्जा कम। बट जैसे ही हमने दूसरे बीकर को थोड़ी सी हाइट ऊपर उठा दिया तो दूसरे में ऊर्जा बढ़ गई और अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पानी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसकी ऊर्जा कम हो गई। हमने एक पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी चीज को हाइट पे ले जाने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में या 2 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, जिसके कारण यहाँ पे पानी का फ्लो हो गया है। इसी तरह से जैसे आप ये देखेंगे, ये लाल कलर का एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें क्या बिजली फ्लो हो सकती है, सोचिए। इसमें बिजली फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा उपकरण नहीं है बिजली को प्रवाहित कर सकें। तो इसके लिए हमें इसमें कुछ उपकरण लगाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी का बड़ा जो रहता है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और छोटा नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तक फ्लो करेगा। हाई कौन सा है, पॉजिटिव, और लो कौन सा है, नेगेटिव। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा ऐसा। तो हमारे इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगा अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी हमारा क्या काम करती है, बैटरी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करती है। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत स्थिति मान, विद्युत स्थिति मान का को अगर हम घटा देंगे बड़े में से छोटा, तो जो आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। जैसे अगर यहाँ विद्युत स्थिति मान और +3 है और यहाँ पे ये 2 है, तो इस बैटरी का ओवरऑल पोटेंशियल रहेगा 1 वोल्ट, 3 - 2 = 1 वोल्ट। जैसे अगर ये वॉल है, ये हाइट h पे है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस नीचे आएगी, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी सेम। नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो करंट हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाता है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत स्थिति मान बिटवीन 2 पॉइंट जो रहेगा वो वर्क डन W अपॉन चार्ज Q के बराबर रहेगा। यहाँ पे वर्क डन की जो एकम है वो जूल रहती है और चार्ज की जो एकम रहती है वो कुलाम रहती है। जब जूल अपॉन कुलाम होता है तो उसको मिला के हम वोल्ट कह देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। जैसे इस सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी लगी है, तो इसमें एक करंट जा रहा होगा ऐसे ना ऐसे, और ये बल्ब भी ग्लो कर रहा होगा, तो बल्ब के अगेंस्ट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस नापे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मैंने इसके बीच में लगाया तो ये यहाँ का पोटेंशियल नापेगा, यहाँ का पोटेंशियल नापेगा और फिर a - b करके हमें बता देगा कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल है। इसलिए हमें हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जो भी ना समझ में आए वो आप ग्रुप पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।